विश्व भूगोल की श्रृंखला में आज हम अफ्रीका के दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, आज हमारा दूसरा पार्ट होगा अफ्रीका का। अफ्रीका के इस पार्ट में आज हम पढ़ेंगे अफ्रीका की जो नदियां हैं, झीलें हैं और झरने हैं और जो बांध वगैरह, जो परियोजनाएं वगैरह जो चलाई गई हैं उनको देखेंगे आज हम। मतलब अफ्रीका के प्राकृतिक अफ्रीका, मतलब उसके फिजिकल मैप के बारे में हम देखेंगे। पॉलिटिकल मैप के बारे में और उसका संदर्भ मैंने एक बता दिया है पहले। अब ये मेरा वीडियो पूरी तरीके से अफ्रीका के प्राकृतिक पर समर्पित होगा। तो हम देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में हम शुरुआत करेंगे नदियों से। कहाँ से शुरुआत करेंगे? नदियों से शुरुआत करेंगे और नदियों के बारे में हम सबसे पहले शुरू करते हैं। नदियों की बात करेंगे तो यहाँ विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। तो नील नदी के बारे में जानना है ज़रूरी, कहाँ से उद्गम होता है और कहाँ गिरती है, उस पर क्या क्या योजनाएं, मतलब कि कौन कौन से बांध वगैरह बनाए गए हैं उनको देखना है। इनको देखना जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को, सभी चीज़ों को देखेंगे। तो हम शुरू करेंगे नील नदी से। नील नदी देखिए दरअसल यहाँ से शुरू होती है, मतलब विक्टोरिया झील जिस तरीके से हम बोलते जा रहे हैं आप उसको नोट करते भी चल सकते हैं। मतलब नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से होता है, विक्टोरिया झील से। लेकिन याद रखिएगा जो विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है वो कौन सी नील नदी होती है? श्वेत नील नदी होती है, श्वेत नील नदी। और श्वेत नील नदी आगे चल करके चली जाती है और दूसरी एक नील नदी है जिसको बोलते हैं नीली नील नदी। मतलब ये कौन सी? नीली नील नदी। जैसा मैंने बताया है, नीली नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इथोपिया की टाना झील से होता है, इथोपिया की टाना झील से। और जो सफ़ेद नील नदी है इसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। ये दोनों आगे चल करके उत्तरी सूडान, मतलब सूडान की राजधानी खार्तूम में मिल जाती हैं और उनके मिलने से किसका निर्माण होता है? नील नदी का निर्माण होता है। मतलब कि नीली नील नदी और श्वेत नील नदी के आपस में मिलने से किसका निर्माण होता है? नील नदी कहलाती है। मतलब कि मिलती कहाँ है? खार्तूम में। अब इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। दरअसल श्वेत नील नदी पर एक बांध बना है जिसको बोलते हैं ओवन बांध। कौन सा बांध? ओवन बांध। और जो इथोपिया की टाना झील से जो नीली नील नदी निकलती है उस पर दो बांध स्थित हैं। एक है सेन्नार बांध, सेन्नार बांध, और दूसरा है रोसेरीस बांध, रोसेरीस बांध। मतलब कि श्वेत नील नदी पे दो बांध, रोसेरीस बांध और सेन्नार बांध, ठीक है। उसके बाद में जब एक खार्तूम में मिल जाती है तो नील नदी कहलाती है। और नील नदी पे क्या है? नासिर स्थित, नासिर झील। मतलब कि ये नील नदी एक तरफ नासिर झील में प्रवेश करती है और आगे चल करके दूसरी तरफ निकल जाती है। तो नासिर झील नील नदी पर ही निर्मित एक झील है। तो याद रखिएगा नासिर झील। नासिर झील के बाद मिस्र ने इस पर एक बांध बना दिया जिसको बोलते हैं आसन बांध, आसन बांध, आसन बांध। ये आगे चल करके अलेक्जेंड्रिया के पास में भूमध्य सागर में अपने डेल्टा का निर्माण करती है। भूमध्य सागर के पास है, तो याद रखिएगा भूमध्य सागर के पास नील नदी अपने डेल्टा का निर्माण करती है। इसमें से और मैं बता दूं कि मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं, मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। लेकिन ये कोई मेरा मानना नहीं है, वैसे वैश्विक स्तर पर सब लोग यही मानते हैं। लेकिन सबसे पहले किसने माना? सबसे पहले आप जानते होंगे इतिहास के पिता किसको बोलते हैं? हेरोडोटस को। हेरोडोटस, हेरोडोटस ने सबसे पहले नील नदी को मिस्र का वरदान बोलते हैं। कौन? हेरोडोटस। लेकिन इतिहास के पिता हैं, लेकिन उनका ज्योग्राफी में भी उनका बहुत ज़्यादा योगदान है हेरोडोटस का। तो याद रखिएगा। और डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी इन्होंने किया था कि मिस्र नदी का डेल्टा, ये दरअसल पंजा का डेल्टा, आगे हम डेल्टा में बताएंगे। तो याद रखिएगा हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा और आगे चल करके ये जहाँ पे गिरती थी उसके पंजे को, मतलब डेल्टा जो था पंजाकार, उसको उन्होंने डेल्टा नाम दिया। मतलब डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस ने किया था। फिर हम देखते हैं दूसरी यहाँ की फेमस नदियाँ जो हैं। मेरे हिसाब से आप नील नदी के बारे में जान गए होंगे। इसके किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं? तो इसके किनारे गीज़ा स्थित है, जानते होंगे पिरामिड गीज़ा, और खार्तूम स्थित है, और मिस्र की राजधानी काहिरा भी स्थित है। अब हम देखते हैं दूसरी फेमस नदी। दूसरी यहाँ की फेमस नदी है जिसको बोलते हैं कांगो नदी। कांगो नदी, कांगो नदी की बात करेंगे तो देखते हैं कहाँ से निकलती है। कांगो नदी दरअसल कटंगा के पठार से निकलती है। कटंगा तांबे के लिए जाना जाता है, तो कटंगा के पठार से निकलती है। कटंगा के पठार से निकल करके आगे चल करके अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में। लेकिन यहाँ पे और भी इसके कुछ क्वेश्चन इस पे आते हैं कि कौन कौन से इस पे बांध स्थित हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। तो बांध की बात करेंगे तो इस पर एक फेमस बांध स्थित है जिसको बोलते हैं इनका बांध। देखिए ये जो बनी हुई है कौन सी नदी है? ये नदी है कांगो नदी। कांगो नदी पर बांध बना है जिसको बोलते हैं इनका बांध, और इनका बांध कांगो नदी पे है। और हम बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन से जलप्रपात स्थित हैं।
जलप्रपात कुछ और नहीं मतलब झरना। तो इस पर हम देखेंगे कौन कौन से झरने इस पे स्थित हैं। झरनों की बात करेंगे तो इस पे 3 झरने हैं, एक है स्टैनले, लिविंगस्टोन और बायोमा। स्टैनले, लिविंगस्टोन और बायोमा 3 जलप्रपात इस पे स्थित हैं, फेमस हैं, तीनों को याद रखिएगा, जिसमें से स्टैनले और लिविंगस्टोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोमा पे उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो दरअसल याद रखिएगा कि अफ्रीका के सबसे ज़्यादा जल विद्युत धारण करने वाली नदी है, तो इसको भी आप, क्योंकि इस पे क्या झरने वगैरह बहुत ज़्यादा हैं और इससे क्या विद्युत के उत्पादन में सबसे अग्रणी में है, मतलब कह सकते हैं विद्युत उत्पादन क्षमता इसके अंदर है, हो नहीं पाता है वो अलग बात है, लेकिन विद्युत उत्पादन करने की क्षमता इस नदी में है। इसकी एक और सहायक नदी जिसको बोलते हैं कसाई नदी, कसाई नदी इसके दक्षिण क्षेत्र से मिलती है। कौन सी नदी? कसाई, इधर हम लिखे दे रहे हैं कसाई नदी। तो ये रही बात किसकी? कांगो नदी की। कांगो नदी से एक और क्वेश्चन आता है, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटने का सेंस में अगर ये भूमध्य रेखा गई है तो इसके ऊपर से एक बार इस तरीके से, दूसरी बार इस तरीके से चली जाती है। तो याद रखिएगा कांगो नदी को। तो ये तो रही कांगो नदी की बात। अब हम दूसरी नदी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी नदी की बात करेंगे तो यहाँ पे फेमस नदी है जम्बेजी नदी। जम्बेजी नदी भी कटंगा के पठार से ही निकलती है। कटंगा के पठार से निकल करके ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे, फिर उसके बाद में मोजाम्बिक होते हुए हिंद महासागर में अपने डेल्टा का निर्माण करती है। इस पे फेमस क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, इस पे कौन सा जलप्रपात स्थित है और कौन सा बांध स्थित है। जलप्रपात की बात करेंगे तो इस पे विश्व प्रसिद्ध कौन सा जलप्रपात है? विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात के को किस नाम जानते हैं? म्यूसोटोनिया। म्यूसोटोनिया, म्यूसोटोनिया के नाम से जाना जाता है। म्यूसोटोनिया का मतलब होता है गरजता हुआ धुआं, मतलब कि ये दरअसल ये जलप्रपात इतनी तेज़ी से नीचे गिरता है, किसके जो इतनी तेज़ी से नीचे गिरने की वजह से पानी का फुहारा जैसा बन जाता है और ऐसा धुएं जैसा प्रतीत होता है। इसे म्यूसोटोनिया के नाम जानते हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसको किस नाम जानते हैं? विक्टोरिया जलप्रपात के नाम जानते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा एकल झरना भी है। किस पे? जम्बेजी नदी पर। उसके बाद में हम आएंगे नीचे की तरफ, मतलब और आएंगे, आगे बढ़ेंगे जब विक्टोरिया नदी पे, तो एक बांध पड़ता है जिसको बोलते हैं करीबा बांध। करीबा बांध दरअसल फेमस है। इस पर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, करीबा बांध कहाँ स्थित है? तो करीबा बांध जम्बेजी नदी पर स्थित है और ये दरअसल याद रखिएगा जिम्बाब्वे और जाम्बिया दोनों की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद में आगे चल करके जब ये नदी जाती है तो इस पर मोजाम्बिक ने अपना एक बांध बना दिया है जिसका नाम है कहोरा बस्सा बांध। कहोरा बस्सा बांध ये फिर आगे चल करके गिर जाते हैं कहाँ? हिंद महासागर में। फिर हम बात करेंगे अगली नदी की तरफ बढ़ते हैं। अगली नदी की बात करेंगे तो यहाँ की फेमस नदी है ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी को हम देख लेते हैं, फिर आते हैं और नदियों पे। ऑरेंज नदी, ऑरेंज नदी दरअसल ड्रेकन्सबर्ग पर्वत से निकलती है। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत से होते हुए, वेल्ड के मैदानों से होते हुए फिर आगे चल करके ये गिर जाती है। कहाँ गिरती है? अटलांटिक में। अटलांटिक में, अटलांटिक याद रखिएगा, ऑरेंज नदी निकलती है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत से, अटलांटिक में गिर जाती है। और उसी की एक सहायक नदी जिसको बोलते हैं वाल नदी। वाल नदी, वाल नदी स्वर्ण के लिए जानी जाती है, मतलब इसके आसपास का जो ऑरेंज फ्री स्टेट आपने नाम सुना होगा, तो याद रखिएगा कि इसके पास का जो क्षेत्र है ये स्वर्ण के लिए जाना जाता है। तो ये तो कोई बात ऑरेंज नदी की। और हम देख लेते हैं फेमस नदी, एक नदी है लिम्पोपो। लिम्पोपो दरअसल वेल्ड के मैदान से ही निकलती है। वेल्ड के मैदान से निकल कर आगे चल करके ये हिंद महासागर में अपने डेल्टा का निर्माण करती है। हिंद महासागर में गिरने से इस पे याद रखिएगा कि ये नदी दरअसल 2 बार मकर रेखा को काटती है। 2 बार मकर रेखा को काटती है। क्वेश्चन दरअसल इस तरीके से आता है, कौन सी नदी कर्क रेखा को काटती है, कौन सी मकर रेखा को काटती है, कौन सी विषुवत रेखा को काटती है? तो कर्क रेखा की बात करेंगे तो गुजरात की माही नदी उसको 2 बार काटती है। अगर जो हम विषुवत रेखा की बात करते हैं, कांगो नदी काटती है। कांगो कोई जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। फिर एक नदी नीचे की तरफ आती है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसको घड़ियाल नदी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें घड़ियाल की आबादी बहुत ज़्यादा है, घड़ियाल इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये तो कोई बात नीचे की तरफ। एक और हम और देख लेते हैं नदी, यहाँ पे सेनेगल नदी। सेनेगल नदी की दरअसल इसमें और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लोमा पर्वत से निकलती है, हल्का से याद रखिएगा। सेनेगल नदी आगे चल करके कहाँ? अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। और हम नदी की बात करेंगे तो यहाँ की फेमस नदी है नाइजर नदी। नाइजर नदी को इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नाइजर नदी से क्वेश्चन आता है, इस पर कौन सा बांध स्थित है। तो इसमें हम देख लेते हैं नाइजर नदी पे। तो नाइजर नदी पे दरअसल गिनी की खाड़ी में आगे चल करके नाइजर नदी गिर जाती है। तो याद रखिएगा ये कहाँ से निकलती है? निकलती है ये लोमा पर्वत के पास से निकलती है। उसके बाद में आगे चल करके इस पे 2 बांध स्थित, एक है कैजी बांध, एक है नाइजर बांध। कैजी बांध और नाइजर बांध, कैजी और नाइजर, कैजी और जेब्बा बांध, सॉरी कैजी बांध और जेब्बा बांध, जेब्बा बांध, जेब्बा बांध और कैजी बांध। कैजी बांध इंपॉर्टेंट है, जेब्बा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैजी बांध पूछा जाता है, जेब्बा पे उतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन याद रखिएगा कि है। एक और नदी है जिसको बोलते हैं, मतलब कि उसी के पास में एक और नदी जिसको बोलते हैं वोल्टा नदी। वोल्टा नदी, वोल्टा नदी के पास एक वोल्टा झील भी है। तो वोल्टा नदी पे याद रखिएगा कि
इस पे एक बांध स्थित है जिसको बोलते हैं ओकोसुम्बो बांध। ओकोसुम्बो बांध लिखा हुआ है, ओकोसुम्बो बांध। ये बांध स्थित है किस पे? वोल्टा नदी पे। दरअसल इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब और नदियों की बात करेंगे तो यहाँ पे एक और फेमस नदी है जिसको बोलते हैं एवाकांगो नदी। अवाकांगो नदी। अवाकांगो नदी। अवाकांगो नदी की खासियत ये है कि अपने डेल्टा का निर्माण कालाहारी के मरुस्थल में करती है। ये भी इसके द्वारा बनाया गया डेल्टे को अवाकांगो डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अवाकांगो डेल्टा वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा आंतरिक डेल्टा है। सबसे बड़ा आंतरिक मतलब कि ऐसा डेल्टा है जो कहीं समंदर या झील या कहीं इस तरीके से नहीं बनता है, अंदर ही चारों तरफ से भूमि बाधित उसी डेल्टे में ही कालाहारी के पानी में इसका कालाहारी मरुस्थल में अपने डेल्टा का निर्माण करती है अवाकांगो नदी। मतलब याद रखिएगा सबसे बड़ा इनलैंड डेल्टा है कौन सा? अवाकांगो डेल्टा। याद रखिएगा अवाकांगो नदी। अवाकांगो नदी गैबन से निकलती है। गैबन के बाद में फिर मोजाम्बिक से होते हुए फिर कालाहारी मरुस्थल में डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस पे क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि अवाकांगो नदी पर कौन सा बांध स्थित है, तो सॉरी कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो इस पर कौन सा पोपा जलप्रपात है। कौन सा? पोपा जलप्रपात। पोपा जलप्रपात अवाकांगो नदी पर ही स्थित है। तो इस तरीके से क्वेश्चन इस पे आ सकता है। तो ये तो हो गई बातें नदियों के बारे में मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा आते हैं झीलों पे। झीलों की बात करेंगे तो यहाँ पे दरअसल जानते होंगे महान भ्रंश घाटी है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। महान भ्रंश घाटी मतलब ग्रेट रिफ्ट वैली। दरअसल अफ्रीका का ये जो आप देख रहे हैं ये पोर्शन तो क्या ग्रेट रिफ्ट वैली ही है। तो दरअसल अफ्रीका का ये वाला पोर्शन क्या कट के अलग हो रहा है, इससे क्या हो भ्रंश का मतलब कि ये ऐसा है कि यहाँ पे रचनात्मक प्लेट किनारे हैं जो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दूर जाने की वजह से कुछ हिस्सा नीचे का नीचे धंस गया है बीच का, और उसकी वजह से यहाँ पे भ्रंश बन गया है। मतलब कि ये वाला अफ्रीका का ये हिस्सा इस तरफ की ओर जा रहा है, जिसकी वजह से भ्रंश बन गया है। भ्रंश बनने की वजह से वहाँ पे कुछ झीलें बन गई हैं, तो उनको जानना है कि कौन सी ग्रिफ्ट वैली का हिस्सा है और कौन सी नहीं है, तो इस पे याद रखेगा। तो बात करेंगे यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की तरफ। दरअसल ये जो ग्रेट रिफ्ट वैली इसका आकार कैसा है? वाई के शेप में है। वाई के शेप में। दरअसल देखिए ये वाली और ये वाली क्या वाई के शेप में है। तो वाई के शेप में भी इसकी इस शाखा पे और इस शाखा पे कौन कौन सी स्थित हैं झीलें, उनको हम देख लेते हैं। तो एल्बर्ट है सबसे ऊपर पलती एल्बर्ट, एल्बर्ट के बाद एडवर्ड, एडवर्ड के बाद कीबू, कीबू के बाद टंगानिका। ये किस शाखा पे हैं? अगर हम बात करेंगे ग्रेट रिफ्ट वैली की तो एक कौन सी शाखा होगी? ग्रेट रिफ्ट वैली की पश्चिमी शाखा है। तो इस पे 4 झीलें स्थित हैं। अगर जो हम पूर्वी किनारे पर पूर्वी शाखा पे आएंगे तो एक झील स्थित है जिसको बोलते हैं रुडोल्फ, या इसको लेक तुर्काना के नाम से भी जाना जाता है। लेक तुर्काना, तो याद रखिएगा रुडोल्फ झील या लेक तुर्काना के नाम से इसको जानते हैं। ग्रेट रिफ्ट वैली का ही हिस्सा है। लेकिन इन दोनों की वाई जहाँ पे दोनों मिलते हैं उसके दक्षिणी क्षेत्र में एक और झील स्थित है जिसको बोलते हैं मलावी झील। मलावी या न्यासा झील के नाम से भी इसको जानते हैं। लेकिन याद रखिएगा इसके मध्यवर्ती क्षेत्र में एक झील स्थित है विक्टोरिया झील, जो इसका हिस्सा नहीं है। मतलब ग्रेट रिफ्ट वैली का विक्टोरिया झील इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन विक्टोरिया झील के बारे में और एक चीज़ याद रखिएगा, इसके बीचों बीच से होते हुए विषुवत रेखा गुजरती है। फिर बात आती है विक्टोरिया झील के किनारे कौन कौन से देश स्थित हैं। विक्टोरिया झील के किनारे कौन कौन से, वैसे मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी देख लीजिए। केन्या है, युगांडा है और तंजानिया है। ये 3 स्थित हैं। फिर हम बात करेंगे और झीलों की बात करते हैं तो यहाँ के मध्यवर्ती क्षेत्र में एक झील पड़ती है जिसको बोलते हैं चाड झील। चाड झील, चाड झील की इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें चारू नदी गिरती है, लेकिन वो उतना जरूरी नहीं। लेकिन याद रखिएगा चाड के किनारे कौन कौन से देश स्थित हैं। चाड झील के किनारे, तो चाड झील के किनारे हम देख लेते हैं कौन कौन से देश स्थित हैं। तो इन देशों के नाम है नाइजर, नाइजीरिया और चाड, कैमरून। तो इतने देश चाड झील के किनारे स्थित है, तो उनको याद रखिएगा कि कौन कौन से देश स्थित हैं। फिर हम बात करते हैं पर्वतों की बात करेंगे तो यहाँ पे ऊपर की तरफ एक पर्वत है जिसको बोलते हैं एटलस पर्वत। एटलस पर्वत की खासियत ये है कि ये सबसे तो ये चीज़ याद रखिएगा, एटलस पर्वत किन 3 देशों में पड़ता है? तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में पड़ता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी टोबकल है। मतलब एटलस की सबसे ऊंची चोटी क्या है? टोबकल है। टोबकल, तो याद रखिएगा टोबकल एटलस की सबसे ऊंची चोटी है। तो और नीचे की तरफ ड्रेकेंसबर्ग है। ड्रेकेंसबर्ग पर याद रखिएगा लेसोथो और दक्षिण अफ्रीका 2 देशों में इसका विस्तार पाया जाता है। तो ये चीज़ हो गई बात ड्रेकेंसबर्ग पर्वत और एटलस पर्वत की। अब हम थोड़ा देख लेते हैं यहाँ के रेगिस्तान फेमस और यहाँ की जलवायु के बारे में हम देखते चलते हैं। तो जलवायु की बात करेंगे तो ऊपर का जो क्षेत्र है पूरा जो दिख रहा है ऊपर का क्षेत्र, ये क्या है? ऊपर का मतलब कि ये वाला ऊपर का क्षेत्र क्या है? पूरा ऊपर का क्षेत्र कैसा है? मरुस्थली, मतलब ऊपर की तरफ सारा रेगिस्तान है जिसके 11 देशों में विस्तार है। सारा रेगिस्तान के जैसे ही नीचे आते हैं, मतलब कि ये वाला पोर्शन जो होगा, ये वाला पोर्शन पूरा सारा रेगिस्तान के नीचे का,
तो ये वाला पोर्शन कैसा है, उष्णकटिबंधीय, ये वाला पोर्शन ऊपर कैसा है, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान उसके इस क्षेत्र में, मतलब कि ऊपर क्या है, ऊपर की तरफ देखेंगे तो मरुस्थल है, मरुस्थल के बाद कैसा है, घास के मैदान पाए जाते हैं, घास के मैदान के बाद में यहाँ पे क्या है, वर्षा वन पाया जाता है, रेन फॉरेस्ट है। और जैसे ही रेन फॉरेस्ट के नीचे, दरअसल मैं इसको मिटाल के आपको दिखाता हूँ कैसे है, तो नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ ये वाला पोर्शन क्या है, वर्षावन है। वर्षावन के नीचे क्या है, वर्षावन के नीचे बात करेंगे तो उसी तरीके से जैसे यहाँ पे थे घास के मैदान, यहाँ पे भी घास के मैदान ही पाए जाते हैं। घास के मैदान के बाद यहाँ पे क्या मरुस्थलों का विकास हुआ, जैसे कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल के बाद में जैसे नाबिब मरुस्थल, तो ये सब मरुस्थल यहाँ पे पाए जाते हैं। तो लेकिन इसमें एक चीज़ छूट रही, मैं उसको बता दूँ, ये दरअसल जो एडवर्ड और कीबू जो दो झीलें हैं, इन दोनों के झील में एक ज्वालामुखी पर्वतों की एक श्रेणी पाई जाती है। क्या ज्वालामुखी पर्वतों की श्रेणी पाई जाती है, जिसको हम वरुंगन माउंटेन के नाम से जानते हैं, वरुंगन, वरुंगा माउंटेन, वरुंगा माउंटेन के नाम से जानते हैं। वरुंगा माउंटेन की खासियत यह है कि दरअसल ये 8 ज्वालामुखियों की एक श्रेणी है, मतलब 8 ज्वालामुखियों की श्रेणी है, जिनमें अधिकतर सक्रिय हैं, लेकिन इसमें से एक इंपॉर्टेंट है जो सक्रिय ज्वालामुखी जिस पे क्वेश्चन आता है, नियरागांगो, नियरागांगो। नियरागांगो दरअसल इसी जो वरुंगन पर्वत श्रेणी का एक फेमस ज्वालामुखी है, इसको याद रखेगा। वैसे यहाँ की और मैं बता दूं तो यहाँ पे केन्या पर्वत और यहाँ पे किलिमंजारो पर्वत जैसे पर्वत से थे। किलिमंजारो दरअसल अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी है, तो यहाँ पे जानते ही होंगे। तो ये रही बात उसकी। अब थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं जलवायु के बारे में। जलवायु जैसे मैंने बताया ऊपर की तरफ कैसी है, ऊपर की तरफ बात करेंगे तो कैसी है, रेगिस्तान है, रेगिस्तान के बाद में कैसा है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, घास के मैदान के बाद में क्या है, घास के मैदान के बाद यहाँ पे वर्षावन पड़ते हैं, वर्षा के वन के बाद फिर रेगिस्तान, वो सॉरी घास के मैदान है, घास के मैदान के बाद फिर क्या है, फिर यहाँ पे नीचे की तरफ मरुस्थल पड़ते हैं, और मरुस्थल के बाद फिर वैसे ही घास के मैदान वगैरह पड़ते हैं। तो इनको हम देख लेते हैं, लेकिन यहाँ के कौन कौन से फेमस घास के मैदान उनको हम देख लें। घास के मैदान, तो घास के मैदानों की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 फेमस घास के मैदान हैं। घास के मैदानों कौन कौन से, 2, एक है सवाना, दूसरा है वेल्ड। सवाना उष्णकटिबंधीय है और वेल्ड कैसा, शीतोष्ण है। वेल्ड कहाँ पाया जाता है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। सवाना का ये पूरा क्षेत्र सवाना का ही है। लेकिन इसमें एक और फेमस चीज़ है जिसको बोलते हैं साहेल क्षेत्र। साहेल, साहेल दरअसल यहाँ पे एक लाइन खींची गई है, साहेल क्षेत्र उसको बोलते हैं। मतलब कि ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये अफ्रीका का, ये कैसा साहेल क्षेत्र है। साहेल मतलब कि ये विश्व के सबसे गरीब देशों का क्षेत्र है, साहेल क्षेत्र। इसको आप याद रखिएगा, साहेल मतलब मध्यवर्ती अफ्रीका क्या साहेल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये रही बात अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अधिकतर चीज़ें मैंने इसमें बता दिया है, लेकिन अभी अफ्रीका महाद्वीप खत्म नहीं हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप में अभी हमको क्या चाहिए, खनिज क्षेत्र पढ़ने, लेकिन बहुत से इसमें अभी मैं जो फेमस देश होंगे उनका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जैसे दक्षिण अफ्रीका देश, तो इसका एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा दक्षिण अफ्रीका के बारे में, जो भी चीज़ें यहाँ की होंगी उनको हम बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको आप पूरे को फिगर बनाइए और फिगर बना के अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।